अगर मैं इस तरह के एक कार्टेशियन प्लेन में एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करता हूँ, स्ट्रेट लाइन कुछ इस तरह का है, मान लें स्ट्रेट लाइन मैं ड्रॉ करता हूँ कुछ इस तरह का, और मैं आपको इसी तरह का एक कार्टेशियन प्लेन प्रोवाइड करता हूँ कुछ इस तरह का, और मैं आपसे कहता हूँ कि ये जो स्ट्रेट लाइन है इस स्ट्रेट लाइन को आप रेप्लिकेट करें, लेकिन मैंने जो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया है वो आपने देखा नहीं है। तो फिर आपका पहला सवाल क्या होगा? इसे ड्रॉ करने के लिए आप तो आर्बिट्ररीली रैंडमली इस तरह से अगर एक कोई भी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं तो फिर ये स्ट्रेट लाइन इसके साथ मैच नहीं करेगा। तो आप मुझसे कुछ सवाल पूछेंगे इस स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड, जो मैंने ड्रॉ किया इससे रिलेटेड कुछ सवाल आप पूछेंगे। आपने एक सवाल पूछा कि ये जो स्ट्रेट लाइन मैंने ड्रॉ किया है ये कौन से पॉइंट से पास कर रहा है, और मैंने आपको जवाब दिया कि ये जो स्ट्रेट लाइन है ये यहाँ से पास कर रहा है और ये पॉइंट है 1,2। मैंने आपको ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया कि ये स्ट्रेट लाइन 1,2 इस पॉइंट से पास कर रहा है। तो क्या आप इस स्ट्रेट लाइन को यहाँ रेप्लिकेट कर सकते हैं? तो चलिए सबसे पहले आप उस पॉइंट को प्लॉट कर लेंगे 1,2। सो 1, 1, 2, तो वो पॉइंट यहाँ पर है। क्या इस इंफॉर्मेशन से आप इस स्ट्रेट लाइन को पूरी तरह से रेप्लिकेट कर सकते हैं? वेल, इस पॉइंट से पास करता हुआ स्ट्रेट लाइन ऐसा भी बन सकता है, या फिर कुछ और भी स्ट्रेट लाइन बन सकता है, कुछ ऐसा भी बन सकता है। अब एग्जैक्टली ये वाला स्ट्रेट लाइन जो मैंने ड्रॉ किया है वही आप इस पॉइंट से पास करवाते हुए ड्रॉ करेंगे, इसका तो कोई मतलब है नहीं। मतलब आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा। अभी अगर मैं एक दूसरे पॉइंट जिससे ये स्ट्रेट लाइन पास करता हो ये इन्फॉर्मेशन भी आपको प्रोवाइड करूं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने कहा कि ये जो स्ट्रेट लाइन है ये इस वाले पॉइंट से विच इज़ 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, इस वाले पॉइंट से 3,4 इस पॉइंट से भी पार हो रहा है। तो आप इमीडिएटली इस पॉइंट को प्लॉट करेंगे 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, और फिर इन दो पॉइंट्स को मिलाते हुए अगर आप इस स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करते हैं कुछ ऐसा, कुछ इस तरह से आप इस स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। सो ये जो है ये स्ट्रेट लाइन अब पूरी तरह से मैंने जो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया था उसके साथ पूरी तरह से मैच कर जाएगा। इसका मतलब एक स्ट्रेट लाइन एग्जैक्टली कैसा है इसे जानने के लिए हमें दो इन्फॉर्मेशन चाहिए होता है। वो दो इन्फॉर्मेशन है कौन से दो पॉइंट से वो स्ट्रेट लाइन पास कर रहा है। या तो ये वाला इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए होगा, या फिर मान लें मैंने आपसे सिर्फ ये कहा कि ये जो स्ट्रेट लाइन है ये 1,2 से पार हो रहा है। सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दिया, और मैंने एक और इन्फॉर्मेशन आपको दिया जबकि दूसरा पॉइंट का इन्फॉर्मेशन वो नहीं है। मैंने ये इन्फॉर्मेशन आपको दिया कि यहाँ पर ये कितना एंगल बना रहा है। मैंने आपसे कहा कि ये 45 डिग्री का एंगल बना रहा है। सो मैंने अब ये दो इन्फॉर्मेशन आपको दिया। क्या आप इस स्ट्रेट लाइन को रेप्लिकेट कर सकते हैं? चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर ये पॉइंट जो है मैंने आपको जो प्रोवाइड किया 1,2, वो पॉइंट आप यहाँ पर प्लॉट करेंगे। अब यहाँ पर आपको एक ऐसा स्ट्रेट लाइन बनाना है जो कि इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एक्स एक्सिस इसके साथ 45 डिग्री का एंगल बनाए। वेल, आप इमीडिएटली एक स्ट्रेट लाइन ऐसा ड्रॉ करेंगे। इमीडिएटली आप स्ट्रेट लाइन कुछ ऐसा ड्रॉ करेंगे विच इज़ ऑब्वियसली मैंने जो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया है उसके साथ पूरी तरह से मैच कर जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपके मन में एक सवाल ये तो आ ही सकता है कि 45 डिग्री का एंगल ऐसा भी तो बन सकता है। 45 डिग्री का एंगल जो है ये तो अब भी 45 डिग्री का एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ। देखिए कैसे, यहाँ पर ये 45 डिग्री हुआ और ये भी तो 45 डिग्री हुआ। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूँ एंगल का जो डेफिनेशन होता है, चाहे वो ट्रिगोनोमेट्री में आप उस एंगल को यूज़ करें या फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप एंगल को यूज़ करें, वो एंगल हमेशा
पहली बात तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेज़र किया जाता है, जबकि ये जो मेज़रमेंट का डायरेक्शन है ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, और ये हमेशा एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में या उसके रेफरेंस में मेज़र किया जाता है। ये एंगल वाई एक्सिस के साथ या उसके रेफरेंस में एंगल मेज़र नहीं किया जाता है, ऐसे भी नहीं, ऐसे भी नहीं। पहली बात तो ये है कि एक्स एक्सिस के रेफरेंस में एंगल को मेज़र किया जाता है। दूसरी बात ये है कि वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करते हुए मेज़र किया जाता है। और एक बात है कि यहाँ पर जो जंक्शन है एक्स एक्सिस के साथ, इस लाइन का जो जंक्शन है, अगर इस लाइन का बनाए हुए एंगल को हम मेज़र करना चाहते हैं तो वो हमेशा जो जंक्शन है उससे जो पॉजिटिव साइड होगा एक्स एक्सिस का, दिस इज़ द पॉजिटिव साइड एंड दिस इज़ द नेगेटिव साइड, यहाँ से इस डायरेक्शन में, या पॉजिटिव डायरेक्शन मुझे कहना चाहिए, पॉजिटिव डायरेक्शन से एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल मेज़र किया जाता है। मतलब ये वाला जो स्ट्रेट लाइन है इसका एंगल मेज़र करने के लिए हमें यहाँ से ऐसे इसे मेज़र करना होगा, और ऑब्वियसली ये 45 डिग्री नहीं होगा, ये 135 डिग्री होगा, ये वाला 45 डिग्री होगा ऑब्वियसली, लेकिन ये मेज़र करने का जो तरीका है ये स्टैंडर्ड तरीका नहीं है। तो अब ये आपके लिए क्लियर हो गया होगा कि अगर ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया जाए आपको कि कौन से पॉइंट से ये स्ट्रेट लाइन पार कर रहा है और वो कितना एंगल सबटेंड कर रहा है एक्स एक्सिस के साथ, विच इज़ गिवन एज 45 डिग्री, तो आप एग्जैक्टली उसी स्ट्रेट लाइन को रेप्लिकेट कर सकते हैं। इसका मतलब स्ट्रेट लाइन का जो बेसिक प्रॉपर्टी होगा जिसे जानते हुए आप इसे रेप्लिकेट कर सकते हैं, तो वो दो प्रॉपर्टीज़ या दो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए होगा। एक तो अगर मैं आपको बता दूं कि पहली बात तो ये, अगर मैं आपको ये बता दूं कि दो पॉइंट्स कौन कौन से हैं, दो पॉइंट्स जिससे ये स्ट्रेट लाइन पार हो रहा है, अगर ये इन्फॉर्मेशन आपके पास रहे तो आप ये स्ट्रेट लाइन को रेप्लिकेट कर सकते हैं। या फिर अगर मैं एक पॉइंट जिससे कि ये स्ट्रेट लाइन पास कर रहा हो और साथ ही साथ ये कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, ये इन्फॉर्मेशन अगर मैं आपको दूं तो भी आप इस स्ट्रेट लाइन को रेप्लिकेट कर सकते हैं। ये जो एंगल है, इस एंगल को मेज़र करने का हमें पता है अलग अलग तरीके होते हैं। एक तो एंगल को डायरेक्टली मेज़र किया जा सकता है, डायरेक्ट मेज़रमेंट में हम इसे डिग्री में मेज़र कर सकते हैं, जैसा कि इस केस में हमने किया। डायरेक्ट मेज़रमेंट में हम इसे रेडियन में भी मेज़र कर सकते हैं, और डायरेक्ट मेज़रमेंट में हम इसे इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन से भी इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे कि इसे हम इन्वर्स टेंजेंट ऑफ 1 कह सकते हैं। 45 डिग्री इज इन्वर्स टेंजेंट ऑफ 1 बिकॉज टेंजेंट ऑफ 45 डिग्री इज इक्वल टू 1, hence inverse tangent of 1, inverse tangent of this value is equal to this value 45 डिग्री। सो इसे हम इन्वर्स टेंजेंट फंक्शन से भी इस एंगल को प्रोवाइड किया जा सकता है। लेकिन नॉर्मली जब कोऑर्डिनेट जियोमेट्री की बात आती है, वहाँ पर किसी भी तरह के स्ट्रेट लाइन के प्रॉपर्टी का इन्फॉर्मेशन या स्ट्रेट लाइन का इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया जाता है, तो इस तरीके से नहीं किया जाता है, बल्कि एक इंटरेस्टिंग वे है, एंगल को डायरेक्टली नहीं बल्कि इनडायरेक्टली या उसका एक एसोसिएटेड फंक्शन के तौर पे उसे रिप्रेजेंट किया जाता है। वो है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के तौर पे इस एंगल का इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया जाता है। इस एंगल का इन्फॉर्मेशन टेंजेंट ऑफ दैट एंगल के हिसाब से मोस्टली प्रोवाइड किया जाता है। लेट्स से दिस एंगल इज थीटा, दिस एंगल इज थीटा। तो इन्फॉर्मेशन जो एसोसिएटेड इन्फॉर्मेशन जो प्रोवाइड किया जाता है एक स्ट्रेट लाइन के बारे में, वो टेंजेंट ऑफ थीटा का वैल्यू प्रोवाइड किया जाता है। बिकॉज
जब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की हम बात करते हैं वहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन के साथ एसोसिएटेड इस एंगल का टेंजेंट वैल्यू हमें ज़्यादा इंट्यूटिव इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। थोड़ी देर में हम देखते हैं ये क्यों ज़्यादा इंट्यूटिव है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, दिस टेंजेंट ऑफ थीटा एसोसिएटेड विद दिस स्ट्रेट लाइन, इसे कहा जाता है स्लोप। इसे कहा जाता है इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप, और स्लोप को जनरली स्मॉल लेटर m से रिप्रेजेंट किया जाता है। स्लोप को अगर हिंदी में कहें तो ये हो गया ढलान या चढ़ाई। जैसे कि उदाहरण के तौर पे अगर आप देखें, अगर मैं कंपेयर करता हूँ इसके साथ किसी और एक स्ट्रेट लाइन का, जैसे कि ये वाला एक स्ट्रेट लाइन हुआ, तो यहाँ पर अगर मैं इसके साथ कंपेयर करता हूँ पिछले वाले स्ट्रेट लाइन के साथ, तो आपको क्लियरली दिख रहा है कि ढलान जो है या चढ़ाई जो है, अगर आप मान लें कि चढ़ रहे हैं और सरफेस ऐसा है, तो इसमें चढ़ना रिलेटिवली आसान होगा, जबकि इसमें चढ़ना थोड़ा कठिन होगा। और अगर स्ट्रेट लाइन ऐसा हो तो फिर इसका स्लोप और बढ़ गया, चढ़ाई जो है और बढ़ गया, ये देखें, ये चढ़ना और मुश्किल होगा। और अगर स्ट्रेट लाइन ऐसा हो तो उसका जो चढ़ाई है यानी कि स्लोप जो है, स्लोप अब और घट गया। जो गिवन स्ट्रेट लाइन था इसके साथ कंपेयर करें तो इसका स्लोप बहुत कम है। तो स्लोप जो है, स्लोप एक स्ट्रेट लाइन का चढ़ाई जो है उसे रिप्रेजेंट करता है, ढलान भी कह सकते हैं आप, उसे रिप्रेजेंट करता है। वेल, दिस स्लोप इज टेंजेंट ऑफ थीटा। वेल, इस केस में इस वाले स्ट्रेट लाइन का अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं तो टेंजेंट ऑफ थीटा ऑब्वियसली 1 है। टेंजेंट ऑफ थीटा हमें पता है दैट इज इक्वल टू 1। तो इस स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप होगा, दैट स्लोप इज इक्वल टू 1। इसका स्लोप जो है ये 1 होगा। अभी एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, फिर हम आगे की बात करेंगे। सो एक स्ट्रेट लाइन मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ, आपको इसका स्लोप बताना होगा। वेल, वो स्ट्रेट लाइन कुछ ऐसा है, मान ले वो स्ट्रेट लाइन मैंने ऐसा ड्रॉ किया। अब यहाँ पर आपको बताना होगा कि इसका स्लोप कितना होगा। स्लोप मतलब टेंजेंट ऑफ थीटा, एंड थीटा इज़ दिस एंगल, और टेंजेंट ऑफ थीटा इसका स्लोप होगा। कैसे पता करेंगे? देखिए, टेंजेंट ऑफ थीटा पता करने के लिए एग्जैक्टली थीटा कितना है ये पता होना ज़रूरी है। ठीक है, अगर ये इन्फॉर्मेशन ना भी रहे तो भी हम यहाँ से टेंजेंट ऑफ थीटा का वैल्यू पता कर सकते हैं। कैसे? बिकॉज टेंजेंट इज़ अ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, और ट्रिगोनोमेट्री एसोसिएटेड होता है एक ट्राइंगल के साथ। सो लेट अस से मैंने एक ऐसा राइट ट्राइंगल के साथ एसोसिएटेड होता है, मैंने एक ऐसा राइट ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया। तो फिर यहाँ से देखिए, टेंजेंट ऑफ थीटा विल बी दिस अपोजिट साइड, थीटा का जो अपोजिट साइड होगा, डिवाइडेड बाय इसका जो एडजेसेंट साइड होगा, एंड दिस इज द एडजेसेंट साइड। तो यहाँ से आप देखिए, जो अपोजिट साइड है, दैट अपोजिट साइड इसका वैल्यू होगा 2 यूनिट का है, और ये हो जाएगा 1 2 3 4 यूनिट का। इसका मतलब यहाँ पर जो स्लोप होगा, इस स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप होगा, दैट स्लोप विल बी इक्वल टू जो अपोजिट साइड है, टेंजेंट ऑफ थीटा है, तो टेंजेंट ऑफ थीटा इज अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट, सो 2 डिवाइडेड बाय 4, हेंस इसका स्लोप जो है हाफ है। अब हम लोग इस ट्राइंगल को यहाँ पर भी ड्रॉ कर सकते हैं, कहीं और भी हम इसे ड्रॉ कर सकते हैं, हमें स्लोप उतना ही मिलेगा। स्ट्रेट लाइन का स्लोप जो है ये फिक्स्ड रहता है, ये चेंज नहीं होता है। मतलब यहाँ पर स्लोप जितना होगा यहाँ पर भी वही स्लोप होगा, यहाँ पर भी वही स्लोप होगा, हर जगह पे वही स्लोप होगा। देखिए, ढलान सेम है, यहाँ पर जितना चढ़ाई है यहाँ पर भी उतना ही चढ़ाई है, यहाँ भी चढ़ने में आपको उतना ही मुश्किल होगा। सो हर जगह पे स्लोप बराबर होता है। मतलब कहीं पर भी हम 2 पॉइंट्स कंसीडर कर लें, लेट अस से हमने यहाँ पर एक पॉइंट कंसीडर कर लिया और यहाँ पर एक पॉइंट कंसीडर कर लिया, यहाँ से एक्स एक्सिस के पैरेलल थोड़ा आगे बढ़े हम, और फिर यहाँ से वाई एक्सिस के पैरेलल इस तरह से आगे बढ़े, वर्टिकल एक्सिस के पैरेलल, और ये पूरा ट्राइंगल हमने बना लिया। इस स्ट्रेट लाइन के पे जो 2 पॉइंट्स है उसके साथ एसोसिएटेड ये राइट ट्राइंगल बन गया। अब आप देखिए, ये 2 होगा 2, और ये हो जाएगा 1, और ये एंगल ऑब्वियसली थीटा के बराबर होगा, ये एंगल और ये एंगल बराबर ही होगा, क्योंकि ये वाला एक्सिस जो है इसके साथ ये पैरेलल है।
और ये स्ट्रेट लाइन ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है, तो ऑब्वियसली ये एंगल भी थीटा ही होगा। इस केस में भी अगर आप टेंजेंट ऑफ थीटा पता करते हैं, टेंजेंट ऑफ दिस एंगल, सो दैट विल बी इक्वल टू 1, अपोजिट साइड 1 और जो एडजेसेंट साइड है वो 2 है, तो ये आपको हाफ ही मिलेगा, हमेशा ये आपको हाफ ही मिलेगा। सो टेंजेंट ऑफ थीटा आपको ज़्यादा इंट्यूटिव इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, बिकॉज अभी आपको समझ में आ जाएगा। सो मैंने आपको एक इन्फॉर्मेशन दिया कि एक स्ट्रेट लाइन आपको ऐसा ड्रॉ करना है जो कि 1,2 से पार हो रहा हो और जिसका स्लोप हाफ हो। अब उसे आप कैसे ड्रॉ करेंगे? जैसे ही मैंने कहा इसका स्लोप हाफ है, तो आप रैंडमली आर्बिट्रेरली इस तरह से आप स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ नहीं करेंगे, ऐसे या फिर ऐसे ड्रॉ नहीं करेंगे। आप देखेंगे कि उस स्ट्रेट लाइन के स्लोप को हाफ होने के लिए दूसरा पॉइंट कहाँ पर हो सकता है। अगर मैं एक पॉइंट उस स्ट्रेट लाइन का यहाँ पर कंसिडर करता हूँ, तो दूसरा पॉइंट को कहाँ होना होगा ताकि इसका स्लोप हाफ हो। स्लोप हाफ होने के लिए जो ट्राइंगल बनेगा, एसोसिएटेड जो ट्राइंगल बनेगा, उसका जो एडजेसेंट साइड होगा, मतलब एक्स एक्सिस के पैरेलल जो साइड होगा, वो वाई एक्सिस के पैरेलल जो साइड होगा, जो कि अपोजिट साइड होगा एंगल का, उसका दुगना होगा। मतलब कि अगर मैं एक्स एक्सिस के अलोंग 2 घर आगे बढ़ता हूँ, 2 ग्रेजुएशन आगे बढ़ता हूँ, तो वाई एक्सिस के अलोंग मैं अगर 1 ग्रेजुएशन आगे बढ़ता हूँ ऐसे, तो फिर ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट एग्जैक्टली उस स्ट्रेट लाइन में होना होगा। और इस केस में इसका जो स्लोप होगा दैट स्लोप विल बी इक्वल टू हाफ। यहाँ से आप देखिए, ऐसे अगर मैं आगे बढ़ता हूँ और ऐसे ऊपर चढ़ता हूँ, तो मुझे जो राइट ट्रायंगल मिलेगा ये 1 होगा, ये 2 होगा, तो स्लोप हो जाएगा इसका हाफ। अगर कहा जाए आपको एक ऐसा स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है जहाँ पर कि स्लोप 2 हो, तो फिर दूसरा पॉइंट कहाँ पर होगा? स्लोप 2 बनने के लिए अपोजिट साइड को एडजेसेंट का डबल होना होगा। मतलब एक्स एक्सिस के अलॉन्ग 1 घर हम आगे बढ़ेंगे, तो वाई एक्सिस के अलॉन्ग हम 2 घर आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर जो है इस तरह से हम स्ट्रेट लाइन को ऐसे बना सकते हैं। सो ये हो गया स्ट्रेट लाइन, वो रिक्वायर्ड स्ट्रेट लाइन। अगर मान ले कहा जाए कि एक स्ट्रेट लाइन जो है ये 2,1 से पार हो रहा है और साथ ही साथ इसका स्लोप जो है, इसका स्लोप है 3। अब की बार हम क्या करेंगे? दूसरा पॉइंट हम चूज़ करेंगे। कैसे? 3 बनने के लिए, स्लोप को 3 बनने के लिए जो अपोजिट साइड होना होगा, अपोजिट साइड को 3 गुना होना होगा एडजेसेंट साइड का। सो एडजेसेंट साइड 1 घर और अपोजिट साइड 1, 2, 3 घर हम ऊपर चढ़ गए। तो यहाँ से आप देखिए, इन दोनों को मिलाते हुए हमें जो स्ट्रेट लाइन मिलेगा, उस स्ट्रेट लाइन का स्लोप जो होगा वो स्लोप ऑब्वियसली 3 होगा। एक बार देख ले, यहाँ पर कहीं से भी मैं इसे ड्रॉ करता हूँ। लेट से मैंने यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया और मैं एक ट्रायंगल ड्रॉ करता हूँ, वो ट्रायंगल ऐसा बनेगा। आप गौर से देखें, ये ऑब्वियसली थीटा होगा, ये थीटा होगा, ये एंगल भी ऑब्वियसली थीटा ही है, जो कि एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बन रहा है। सो ये 3 हो गया और ये 1 हो गया। 3 डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू 3। तो इसका जो स्लोप होगा, इसका स्लोप हो जाएगा 3 यूनिट का। वेल, स्लोप हमें बेसिकली बताता यही है। अगर मैं एक इस तरह का ट्रायंगल बनाता हूँ, या इस तरह का स्ट्रेट लाइन, इस तरह का स्ट्रेट लाइन अगर मैं ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ, तो यहाँ पर स्लोप जो है, स्लोप इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप हमें यही इन्फॉर्मेशन देगा कि कहीं से भी अगर मैं थोड़ा एक्स एक्सिस के अलोंग आगे बढ़ता हूँ, फिर कहीं भी रुक जाता हूँ, फिर वहाँ से ऊपर चढ़ते हुए या जिधर भी स्ट्रेट लाइन है उधर चढ़ते हुए हम उस स्ट्रेट लाइन तक पहुँच रहे हैं, तो फिर यहाँ पर x में जो चेंज होगा विच इज़ डेल्टा x, और y में जो चेंज होगा विच इज़ डेल्टा y. लेट अस से दिस इज x1 y1 and this point is x2 y2, x2 y2. So
इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जाते हुए जो x में चेंज हो रहा है विच इज़ x2 माइनस x1 ऑब्वियसली, जिसे कि डेल्टा x से रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम, और फिर यहाँ से y एक्सिस के अलॉन्ग बढ़ते हुए जो इस पॉइंट तक पहुँचे, मतलब इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे y वैल्यू या फिर जो ऑर्डिनेट है, ऑर्डिनेट में जो चेंज हो रहा है दैट इज़ डेल्टा y। तो स्लोप जो है हमें ये इंफॉर्मेशन देता है, स्लोप which is represented as small letter m या represented by small letter m, ये हमें इंफॉर्मेशन देता है डेल्टा y डिवाइडेड बाय डेल्टा x का। हम इसे शब्दों में ऐसे लिख सकते हैं कि दैट इज़ रेट ऑफ चेंज इन y विथ रेस्पेक्ट टू x, सो दैट इज़ रेट ऑफ चेंज इन y with respect to x, या चेंज इन y पर यूनिट चेंज इन x, इसे ऐसे भी हम लिख सकते हैं, चेंज इन y पर यूनिट चेंज इन x, यूनिट चेंज इन x। तो ये हो गया स्लोप। स्लोप के साथ हम अलग अलग तरह के काम कर सकते हैं, और एक स्ट्रेट लाइन को कंस्ट्रक्ट करने के लिए उसका स्लोप जो है बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और साथ ही साथ आगे चल के इस चैप्टर में आगे चल के जब स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन को हम डेराइव करेंगे और इक्वेशंस को हम यूज़ करेंगे, वहाँ पर भी हम ये देखेंगे कि स्लोप जो है ये एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी के तौर पे उस इक्वेशन का इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी के तौर पे उभर के आता है, मतलब स्लोप के बिना वो इक्वेशन बन ही नहीं सकता है। तो चलिए उस पर तो हम आगे के वीडियोस में बात करेंगे। फिलहाल आज हम क्या करते हैं, अभी इस वीडियो में स्लोप के साथ थोड़ा और ज़्यादा यूज्ड हो जाते हैं। दो प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करेंगे, सिंपल दो प्रॉब्लम्स हैं, आप एक बार कोशिश कीजिए। पहला प्रॉब्लम ये है कि एक स्ट्रेट लाइन है, इट इज़ पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 1,3 एंड 6,5। हमें इसका स्लोप पता करना होगा। बड़ा आसान है, हमें देखना है 1,3 कहाँ पर है, 1 और 3, सो ये 1,3 हो गया, एंड 6,5 1 2 3 4 5, चलिए यहाँ पर तो 5 तक ही है। मैं इसे थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, इस इंफॉर्मेशन को मैं कर देता हूँ 5,4 5,4, चलिए 1,3 और 5,4। सो ये तो 1,3 है एंड 5,4, 1 2 3 4 5 1 2 3 4। सो ये हो गया दूसरा पॉइंट। सो दिस इज़ 1,3 एंड दिस इज़ 5,4। हमें इसका जो है स्लोप पता करना है। बड़ा आसान है, यहाँ से दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया और ये हमें मिल गया स्ट्रेट लाइन, ये हमें मिल गया स्ट्रेट लाइन। अब इसका स्लोप हम पता करेंगे। कैसे पता करेंगे, हम सिंपली जो दो गिवन पॉइंट्स हैं वही इन्फॉर्मेशन यूज़ कर लेते हैं, चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड करना ही नहीं है। उसी इन्फॉर्मेशन को अगर हम यूज़ करते हैं तो हम क्या पाएंगे, देखिए यहाँ पर हम ये पाएंगे कि ये जो ऑब्वियसली ये जो एंगल होगा यही एंगल होगा एसोसिएटेड एंगल विच इज़ थीटा। सो यहाँ पर हम ये पाएंगे कि ये जो एक्स एक्सिस के हॉराइजन एक्स एक्सिस के पैरेलल जो ये साइड है 1 2 3 4 यूनिट का है, और ये जो है ये 1 यूनिट का है। दैट मीन इस केस में जो स्लोप होगा, इस केस में स्लोप जो होगा दैट स्लोप रिप्रेजेंट कर देते हैं m से, दैट विल बी इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 4। तो इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप है 1 डिवाइडेड बाई 4। हम क्या करते हैं, स्लोप के लिए एक जनरल फार्मूला बनाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर अगर यहाँ पर ये 1,3 को हम x1 y1 और 5,4 को x2 y2 कहते हैं। सो दिस इज़ x1, y1 एंड दिस इज़ x2, y2। तो फिर यहाँ पर आप देखें जिसे मैं 1 कह रहा हूँ, ये 1 किसके बराबर होगा और ये 4 किसके बराबर होगा। सबसे पहले देखें ये जो x1 है, x1 का मतलब कौन सा डिस्टेंस होगा, x1 का मतलब ये वाला डिस्टेंस होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाला डिस्टेंस। और x2 का मतलब क्या होगा, ये पॉइंट x2 है तो x2 का मतलब होगा ये वाला डिस्टेंस।
अब आप देखिए ये वाला जो साइड है, इस साइड का लेंथ ऑब्वियसली ये हो जाएगा x2 माइनस x1. सो दिस लेंथ इज x2 and this length is x1. So x2 minus x1, so that is x2 minus x1. अब आप देखिए ये जो y1 है, y1 किसके बराबर होगा, कौन से लेंथ के बराबर होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो हाइट है, ये हाइट हो गया y1. y2 कौन सा हाइट होगा, y2 होगा यहाँ से लेके यहाँ तक का हाइट, ये हो जाएगा y2. सो दिस इज y2. तो फिर ये वाला जो लेंथ होगा, दैट लेंथ विल बी इक्वल टू y2 माइनस y1. सो एक स्ट्रेट लाइन के साथ एसोसिएटेड कोई भी दो पॉइंट्स का इन्फॉर्मेशन अगर दिया हुआ रहे, लेट्स से x1 कोमा y1 एंड x2 कोमा y2, एक स्ट्रेट लाइन इन दो पॉइंट से पार हो रहा है, तो उसका स्लोप अगर पता करना है तो ऑब्वियसली हम कहेंगे स्लोप के लिए एक जनरल फार्मूला हम कुछ ऐसा बनाएंगे कि स्लोप ऑफ ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू x1 कोमा y1 एंड x2 कोमा y2 इज इक्वल टू y2 माइनस y1, बिकॉज दैट इज़ द अपोजिट साइड, ये एंगल थीटा है उसका अपोजिट साइड, डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड विच इज़ x2 कोमा x1. सो ये हमें मिल गया एक जनरल सा फार्मूला फॉर स्लोप ऑफ ए स्ट्रेट लाइन. इन्फॉर्मेशन अगर ऐसा हो कि कौन से दो पॉइंट से वो पास कर रहा है. देखिए इसे आप y1 माइनस y2 डिवाइडेड बाई x1 माइनस x2 भी कह सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसी को अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से हम -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, -1 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देने से ये जो साइंस है, जैसे कि यहाँ पर ऑब्वियसली प्लस साइन होगा, प्लस y2 माइनस y1 और यहाँ पर पॉजिटिव x2 माइनस x1, तो ये साइन पलट जाएगा. तो -1 से तो मल्टीप्लाई कर ही सकते हैं फ्रैक्शन के न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, तो फिर वहाँ फ्रैक्शन चेंज नहीं होता है. तो ऐसा अगर कहते हैं तो ये ऑब्वियसली बराबर हो जाएगा y1 माइनस y2 डिवाइडेड बाय x1 माइनस x2 के. तो यहाँ पर भी ये आप ऐसा भी इस फार्मूला को कह सकते हैं, दैट स्लोप इज इक्वल टू दिस वन. वेल, अब आगे बढ़ते हैं, एक और प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं, एक थोड़ा अलग तरीके का प्रॉब्लम. हमें क्या करना है कि एक स्ट्रेट लाइन जो कि 2,1 से पार हो रहा है और जिसका स्लोप 3 है, इसे हमें ड्रॉ करना है. देखिए इस तरह का प्रॉब्लम हमने ऑब्वियसली इससे पहले कर लिया है, फिर भी एक बार तुरंत कर लेते हैं कि एक स्ट्रेट लाइन जो कि पास कर रहा है 2,1 से, ऑब्वियसली 1 2 1. सो ये वो पॉइंट है, इस पॉइंट से स्ट्रेट लाइन पास कर रहा है, उसका स्लोप 3 है. स्लोप 3 होने के लिए, जैसे थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे कि इस स्ट्रेट लाइन में दूसरा पॉइंट ऐसा होना होगा कि हम अगर x एक्सिस के अलॉन्ग एक घर जाते हैं तो y एक्सिस के अलॉन्ग हमें 3 घर आगे बढ़ना होगा, तब जाके इसका स्लोप 3 होगा. सो यहाँ पर ये हो गया वो स्ट्रेट लाइन. आप एक बार देख लें इसका स्लोप अगर हम स्लोप देखते हैं तो ऐसे इस पॉइंट से ऐसे आगे बढ़ जाएंगे और ऐसे इस पॉइंट तक पहुंचेंगे, तो हम पाएंगे ये जो है 3 है, ये 1 है, और जो एसोसिएटेड एंगल होता है x एक्सिस के पॉजिटिव साइड से, पॉजिटिव डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और ये एंगल ऑब्वियसली उसी के बराबर होगा. तो फिर हम ये पाएंगे कि इसका जो स्लोप होगा, ये स्लोप 3 डिवाइडेड बाई 1 दैट इज़ इक्वल टू 3 के बराबर होगा. तो ये हमने स्लोप के बारे में जो बेसिक आइडिया है वो हमने ले लिया, स्ट्रेट लाइन का स्लोप. अब हम आगे जो बात करेंगे उसके लिए मेरा आपसे एक क्वेश्चन रहा कि दो स्ट्रेट लाइंस अगर पैरेलल हो एक दूसरे के साथ तो फिर उनके स्लोप्स के बीच कैसा रिलेशन होता है, और अगर दो स्ट्रेट लाइन एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हो तो फिर ऐसे केस में इन दोनों के स्लोप्स के बीच कैसा रिलेशन होता है. तो अगले वीडियो में हम लोग इसी पे बात करेंगे कि दो स्ट्रेट लाइंस के पैरेलल या परपेंडिकुलर होने के पीछे क्या कंडीशन होता है रिलेटेड टू स्लोप ऑब्वियसली. और पूरा जो ये प्लेलिस्ट है, इस चैप्टर का जो प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. अगर आप प्लेलिस्ट खोलेंगे तो आपको इस चैप्टर के सारे टॉपिक्स के वीडियोज़ मिल जाएंगे. तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें. गुड बाय.